साउथ एशिया जिस खित्ते में आज, जिस इलाके में आज सार्क भी विद्यमान है के पिछड़ेपन की कहानी वैसे तो अंग्रेज़ों के राज ने लिखी, उसके शोषण से, पर भारत का विभाजन जो कि मुस्लिम लीग को आगे करके, मुस्लिम लीग के कंधों पे चल के अंग्रेज़ों ने अपने इंपीरियल इंटरेस्ट को बचाने के लिए और साम्यवाद के बढ़ते खतरे से के खिलाफ एक इस्लामी राज्य खड़ा करके पाकिस्तान के रूप में की। पाकिस्तान की क्रिएशन से न केवल अंग्रेज़ों का अफगानिस्तान के माध्यम से आने वाले कम्युनिस्ट प्रसार से रक्षा हुई, बल्कि भारत के लिए भी एक ऐसे पड़ोसी का निर्माण किया गया जिसकी संपूर्ण आइडियोलॉजी फॉरेन थी, इन्वेडर्स पर आधारित थी। एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो कि कॉन्क्यूरर को अपना पूर्वज मानती थी। तो ऐसे पाकिस्तान ने भारत के प्रति भी एक हिंसात्मक दृष्टिकोण अपनाया, जो कि 4 युद्धों में स्पष्ट रूप से दिख जाता है। पाकिस्तान के बनने से हमारी रेड क्लिफ लाइन और लाइन ऑफ कंट्रोल इस तरह से एक वायलेंट लाइन में बदल गई कि दोनों देश अपनी रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट खर्च करने पर विवश हो गए। हालांकि भारत की तो व्यवस्था ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक पैसिफिस्ट व्यक्ति थे, शांति चाहते थे, पर पाकिस्तान की नीतियों के कारण उनके बाद आने वाले लोगों ने अधिक संख्या में सेना की व्यवस्था करना शुरू कर दी और साउथ एशिया युद्ध के मैदानों में, युद्ध के संघर्षों में उलझ गया। जिस समय लोग आसियान बढ़ा रहे थे, जिस समय लोग ईयू में आगे बढ़ रहे थे, जिस समय अन्य खित्ते आपसी आर्थिक सहयोग कर रहे थे, यहाँ 65 का युद्ध लड़ा जा रहा था। और दूसरी तरफ तिब्बत का बलिदान, तिब्बत का साथ ना दे करके और तिब्बत को चाइना को सौंप करके एक ऐसी गलती हमने की कि हमारी बाउंड्री चाइना से लगनी शुरू हो गई, जो कि ब्रिटिश काल में भारत और चाइना की बाउंड्री तिब्बत की स्वायत्ता की वजह से लगती नहीं थी। तो हमने उस वक्त तिब्बत की स्वायत्ता की लड़ाई नहीं लड़ी। अगर उसके लिए लड़ ली होती तो आज शायद भारत और तिब्बत की बाउंड्रियाँ होती और चाइना के साथ हमारा कोई डायरेक्ट संपर्क ना होता। तो ना तो 1962 होता, ना आज हमें पाकिस्तान को कमज़ोर होने के बावजूद एक बड़ी सेना की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि चाइना हमारे लिए एक प्रतिद्वंदी है। तो ये 2 घटनाएं ऐसी घटी जिसने कि भारत कहें या भारतीय महाद्वीप की पिछड़ेपन की कहानी लिख दी। और पाकिस्तान को सिर्फ आप वेस्टर्न बॉर्डर से ना देखें, उसके ईस्टर्न बॉर्डर में जो बांग्लादेश था वो भी बहुत समय तक अनस्टेबल रहा, उससे भी हमारे रिश्ते कई समय तक अनस्टेबल रहे। इससे भी आर्थिक विकास में बाधा है। साथ में चाइना के प्रभाव में और चाइना से हारने के बाद हमारी भी मानसिकता अपने बॉर्डर्स को विकसित ना करना और अपने कई दूरगामी क्षेत्रों को, दूरदराज क्षेत्रों को पिछड़ेपन में जोड़े रखना, कुछ इस तरह की हमारी भी स्थिति बन गई। हमने भी रीजनल सहयोग को पूरी तरह से कोऑपरेट ना किया, क्योंकि हम भी अफ्रेड थे कि अगर अच्छे रोड बिल्ड होंगे, इंट्रैक्शन होगी, तो शायद चाइनीज़ आर्मी को और अधिक इजीली भारत में प्रवेश करने का मौका मिल जाए। शायद हमारी राष्ट्र की रक्षा का परसेप्शन ही थोड़ी गड़बड़ा गई थी, क्योंकि राष्ट्र की रक्षा केवल आर्मी नहीं करती, वहाँ के लोग भी करते हैं। जैसा कि अफगानिस्तान से दिखता है, जैसा कि अन्य कई ऑक्युपाइड कंट्री से दिखता है कि वहाँ के लोग किस तरह से फिर उनकी आर्मी हारने के बाद भी रजिस्ट करते हैं। तो इसीलिए आज के टाइम में किसी के इलाके को एनेक्स करना, स्पेशली वो जो कि आपसे एलियन है, बहुत मुश्किल है। और अब हमने ये पॉलिसी चेंज की है, ये बड़ी अच्छी बात है। और फिर भी पाकिस्तान और इंडिया के रिश्ते को, सार्क को निरंतर पॉलिटिकल इश्यूज पर रोक कर रख रहे हैं।
बजाय इकोनॉमिक इश्यूज पे आगे बढ़कर रीजनल इंटीग्रेशन को, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कस्टम यूनियन में बदलने के लिए या आपसी ट्रांजिट रूट को डेवलप करने के लिए, स्पेशली सार्क का जो जो वेस्टर्न पोर्शन है वो तो रुक गया है। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में इंटरेक्शन नहीं हो पा रही। पाकिस्तान तो हर इंटरेक्शन पे शर्त लगाता है कश्मीर की। हालांकि भारत ने ईस्टर्न फ्रंट पे बिम्स्टेक को लेकर के, BBIN को लेकर के इंटरेक्शन को बढ़ाया है और इस पूर्वी सार्क में कुछ इनरोड्स हुए हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में किस तरह से सार्क के लोग एक होते हैं और अपने आपसी आर्थिक सहयोग को बढ़ाते हैं, जो कि स्वतः ही कुछ हद तक राजनीतिक कन्फ्लिक्ट्स को, मिलिट्री कन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकता है। धन्यवाद।